हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 और क्लास है 12th। सब्जेक्ट है बायोलॉजी और चैप्टर का नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़। चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक होंगे, कुछ डिसीज़ देखेंगे हम, उसके बाद में इम्यूनिटी देखेंगे, फिर एड्स, देन कैंसर और लास्ट में इसमें मिलेगा हमें ड्रग्स एंड एल्कोहल एब्यूज़। ये सारी चीज़ें रहेंगी। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेल्थ क्या है? हेल्थ एक स्टेट है किसकी? बॉडी की और माइंड की। ठीक है, ये चीज़ पहले समझी जाती थी कि जो जो हेल्थ है वो स्टेट है। अगर बॉडी और माइंड का जो है स्टेट है, अगर वो ठीक है, इसमें भी क्या देखा जाता था कि जहाँ पर ह्यूमर्स ह्यूमर्स मतलब कुछ ऐसा समझिए कि जो पहले एक तरह से एक एक सोच रखते थे लोग, मानते थे ऐसा कि कुछ ह्यूमर्स हैं, अगर इनका बैलेंस है तो लोग ठीक है, नहीं है तो उसको फिर कोई ना कोई डिसीज़ हो गई है। एक साइंटिस्ट का नाम यहाँ दिया गया है जिसका नाम है हिपोक्रेट्स। इन्होंने बताया, और आयुर्वेदा सिस्टम है अपना, इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम, इन्होंने भी ऐसे बताया कि कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर इन्हीं ह्यूमर्स का बैलेंस है। फिर एक और इसमें थ्योरी आ जाती है ब्लैक बाइल की, कि जिनके पास जो ब्लैक बाइल लोग थे, जिनका जो ब्लैक बाइल सिक्रीट करते हैं वो फीवर रखते हैं, ऐसा कहा जाता था। लेकिन ये सारी थ्योरीज फेल हो गई किसके आने पर? विलियम हार्वे के आने पर। विलियम हार्वे ने जब से ही ब्लड सिस्टम बता दिया, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताया, तो ये सब चीज़ें थ्योरीज थी ये बिल्कुल एकदम बेकार हो गई। और फिर लोग सोचने लगे, लोग ये मानने लगे कि भाई हाँ, कहीं ना कहीं चीज़ें जो हाइपोथेसिस हम पढ़ रहे हैं वो गलत हैं। ठीक है, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है। देन इसके बाद में आया है यहाँ पर कि ह्यूमन जो हेल्थ है या कोई भी जो हेल्थ है वो किस किस वजह से अफेक्ट हो सकती है। तो यहाँ पर जो अफेक्ट हो सकता है, जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है और लाइफ स्टाइल हो सकती है। इन तीनों को समझिए ज़रा। जेनेटिक डिसऑर्डर कैसे होगा? जेनेटिक डिसऑर्डर ऐसे होगा कि कोई भी मतलब डीएनए के एक छोटे से पार्ट में, यानी जीन में, वहाँ अगर कोई इस लेवल पर अगर कोई चेंज है, कुछ पेरेंट्स से और ऑफ स्प्रिंग में कोई भी छोटा मोटा कोई चेंज आया है, जो जेनेटिक डिसऑर्डर होगा। जैसे कि एग्जांपल बतौर इसमें पढ़ेंगे, जैसे हीमोफीलिया पढ़ा जाए, या इसमें पढ़ा जाए आप एक उसको देख लीजिए, हीमोफीलिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस, ये दो एग्जांपल बड़े फेमस हैं इसके। सेकल सेल एनीमिया भी डिसऑर्डर का एक एग्जांपल है। आप लास्ट इससे पहले जो चैप्टर पढ़ रहे होंगे वहाँ आपने सुना होगा इसको, 6 चैप्टर में, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में भी बताया गया है इसको। तो ये जो डिसीज़ हैं ये एक तरह से क्या है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से आती हैं। और होगा क्या, इस जेनेटिक डिसऑर्डर में ये इनहेरिट होंगी एक जनरेशन से ये कहाँ पहुँचेंगे? नेक्स्ट जनरेशन में। तो ये चीज़ रहेगी। जेनेटिक डिसऑर्डर कभी भी मतलब इसको ठीक नहीं किया जा सकता कि हम ये कहने लगे कि इसको पर्टिकुलरली ट्रीट किया जा सकता हो, ये ठीक नहीं हो पाएगा। इसके लिए बड़े ही इंतजामात बड़े अलग अलग तरह से चाहेंगे, लेकिन बहुत बहुत मुश्किल है जेनेटिक डिसऑर्डर को ठीक करना। नेक्स्ट है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, या कोई वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। अब जैसे कि कोरोना वायरस को ही एग्जाम्पल ले लिया जाए, तो आप ये देख रहे हैं कि इन्फेक्शन की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। अब जब बीमार हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो हेल्थ है वो अफेक्ट हो रही है, तो इसको हमें देखना है। तो एक ये भी एक वजह रहेगी। दूसरी है लाइफ स्टाइल कैसी? हम खाना पीना क्या रख रहे हैं, हम योगा करते हैं नहीं करते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते हैं, और हम अपने खाने में क्या ज़्यादा ले रहे हैं, क्या हम ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ फैट ही खाए जा रहे हैं, क्या हम ऐसे तो नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट खाए जा रहे हैं। तो उसमें क्या होगा कि नुकसान होगा, उससे फ़ायदा कुछ, जितना फ़ायदा होगा उससे कहीं ज़्यादा नुकसान हमें उससे देखने के लिए मिलेगा। तो ये चीज़ें रहेंगी। दूसरा ये है कि अगर हम लाइफ स्टाइल में ये रखेंगे, हम अपने खाने को बैलेंस रखेंगे, तो हमारा जो चांसेस हैं हेल्थ के वो अच्छे रहने के ज़्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट है, देखिए, नेक्स्ट है कि द टर्म हेल्थ जो होगा, जो हम डेली बेसिस पर इसका इस्तेमाल करते हैं टर्म का हेल्थ कर, कि भाई अच्छी हेल्थ है तो ये कर लेंगे, अच्छी हेल्थ है तो वो कर लेंगे। तो आप ऐसा भी नहीं कह सकते कि यहाँ से देखिए कि हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन्स एब्सेंस ऑफ डिसीज़। अब हम ये कहने लगे कि हम कोई बीमार नहीं है जी, हमारे अंदर कोई हम मतलब फीवर नहीं आ रहा है, या हम ये कहने लगे कि बिल्कुल ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो हम डिसीज़ का मतलब नहीं है। डिसीज़ से हम ये कहने लगे कि सिर्फ डिसीज़ ख़त्म हो गई है तो हम हेल्दी हैं, ऐसा नहीं हो सकता।
हम फिज़िकल फिट हैं ये भी कोई हेल्थ का क्राइटेरिया नहीं है। हमें जो WHO ने जो हमें गाइडलाइन दी है, जो हमें एक डेफिनेशन दी है, वो क्या है? वो ये है कि अगर किसी में फिज़िकल, मेंटल और सोशल ये 3 चीज़ें अगर कोई ये कह दे कि हाँ ये तीनों चीज़ें फिट हैं किसी पर्सन में, तो वो कहलाएगी हेल्दी, वो कहलाएगा गुड हेल्थ, इसको कहेंगे हम हेल्थ। अगर ये तीनों चीज़ें किसी में ठीक लेवल पर हैं। अगर कोई पर्सन है, अभी जैसे कोरोना वायरस का ही एक एग्जांपल मैं इसमें लेकर चलूँगा, क्योंकि सभी बच्चे इसमें, सभी क्या बच्चे बूढ़े सब इसको जानते हैं। तो क्या है कि हाँ, तो इसमें कोरोना वायरस का एग्जांपल हम लेते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कोई पर्सन है, अब कोई ए पर्सन है, इसको कोरोना वायरस हो गया जी, इसको कोरोना वायरस हो गया। अब ये कोरोना वायरस जो इसको हुआ है, इससे ज़्यादा ये कहीं ना कहीं इस बात से ज़्यादा भयभीत होगा कि इसके जो आसपास के जो पड़ोस लोग हैं वो इसके साथ कैसा ट्रीटमेंट करेंगे। वो क्या करेंगे, मान लीजिए अगर इसको कोरोना हो गया तो सेपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं सोसाइटी को, कि बिल्कुल एकदम अलग थलग कर दिया जाए ऐसे पर्सन को, कि जो बिल्कुल एकदम, उससे क्या समाज अगर दूर ही बना लेगा तो वो पर्सन ठीक होने के बाद भी उसके दिमाग पर, उसके मेंटल हेल्थ पर इस बात का ज़रूर इम्पेक्ट होगा कि आखिरकार लोगों ने उसे कैसा ट्रीट किया था उस दौर में या कर रहे हैं। तो ये मेंटल सिचुएशन कहलाएगी। सोशली उसमें आगे बात की, सोशली उसको बाइकआउट ना किया जाए। सोशली बाइकआउट कर देंगे तो वो ज़्यादा उसकी हेल्थ जो होगी वो और भी इफेक्ट होगी इस बात में। आप एक चीज़ देखिए कि अगर कोई पर्सन हेल्दी है तो वो अच्छी एफिशिएंसी के साथ काम करेगा। जब अच्छी एफिशिएंसी के साथ काम करेगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो ये चीज़ है, उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट है बैलेंस डाइट की। यहाँ दिया गया कि हम बैलेंस डाइट को लें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, और अगर हम ये 2 चीज़ें करते हैं, कुछ ये जो पर्सनल हाइजीन रखें, अगर ये कुछ हम स्टेप्स को लेते हैं अपनी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए, तो वो गुड हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कहीं ना कहीं आएगी। अब बात आती है कि डिसीज़ की बात आएगी कि डिसीज़ यहाँ पर कितनी टाइप की होंगी, डिसीज़ क्या है। व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर व्हेन यहाँ पर दिया गया कि अगर फंक्शनिंग किसी एक की या एक से ज़्यादा ऑर्गन की या सिस्टम की एडवर्सली अफेक्ट हो जाए, अफेक्ट मतलब वो कहीं ना कहीं प्रॉपर फंक्शन ना कर पाए, तो ये कहलाता है, साइन आएंगे उसके, सिम्टम आएंगे किस चीज़ के, नॉट हेल्थ होने के। और अगर वो इस तरह के सिम्टम दिखा रहा है, इसी को कह देंगे हम डिसीज़। सिंपल सी बात। अब डिसीज़ जो होती है 2 तरह की होती है, एक इन्फेक्शियस और एक नॉन इन्फेक्शियस। जो इन्फेक्शियस होती हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ, जैसे अर्ली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, बहुत तेज़ी के साथ फैलेंगी जो इन्फेक्शियस होंगी। ठीक है, जैसे कि कोरोना वायरस है। मैं बार बार इसलिए इसका एग्जाम्पल बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर हम में से सभी बच्चे इसको इम्पैक्ट हैं, जानते हैं इसको। तो ये चीज़ होगी जी। ठीक है, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस हो गई। इन्फेक्शियस जो तेज़ी के साथ फैल सकें, जैसे कोरोना वायरस का एग्जांपल बता रहा हूँ मैं बार बार कि कोरोना वायरस एक इन्फेक्शियस डिसीज़, इन्फेक्शियस वायरस है जो कि क्या करेगा, इन्फेक्शियस डिसीज़ को फैलाएगा, जिसका नाम है कोविड-19। तो ये चीज़ रहेगी। जैसे इन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया यहाँ पर। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर कि इसका है इन्फेक्शियस डिसीजेज लाइक एड्स आर फैटल, यानी ये क्या रहेंगी कि जैसे एड्स है ये जान भी ले सकती हैं, मतलब ये मृत्यु की सैया तक हमको पहुंचा सकती हैं। तो ये चीज़ रहेगी जी। नेक्स्ट है हमारे पास कि नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़, जैसे कि कैंसर। अब कैंसर एक डिसीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर वो किसी को पर्सन को हो गया है तो वो दूसरों को भी हो जाए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एक अफेक्टेड पर्सन से दूसरों को अफेक्ट हो, ऐसा नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि पैथोजन क्या होते हैं। पैथोजन, पैथ माने डिसीज़ और जन माने टू जनरेट। तो जनरेट करने वालों को क्या जनरेट करने वालों को, डिसीज जनरेट करने वालों को हम कहते हैं पैथोजन।
उम्मीद है ये बात भी समझ में आई होगी। ठीक है, पैथोजन हैव टू अडेप्ट टू लाइफ विद इन द एनवायरमेंट ऑफ द होस्ट। होस्ट है यानी कि मान लीजिए मैं हूँ एक होस्ट, अब मेरे अंदर कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया एंटर कर गया। अब जब एंटर कर जाएगा तो उसको मेरे अंदर के जो पीएच है उसको मेंटेन करना पड़ेगा, मेरे अंदर का जो टेम्परेचर है उसको भी मेंटेन करना पड़ेगा। तो जैसे कि जो गट में जाएंगे तो वहाँ का एनवायरनमेंट क्या है, उसके एंजाइम क्या हैं, इन सब चीज़ों को उसको जीना आना चाहिए। इस जीने के लिए, इसको मेंटेन करने के लिए पैथोजन को क्या करना पड़ेगा, अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा। ये चीज़ होगी जी। तो सीधे सीधे यहाँ पर जो फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है वो है साल्मोनेला टाइफी का एग्जाम्पल। साल्मोनेला टाइफी क्या में डिसीज़ करेगा, टाइफॉइड करेगा। ये रहता कहाँ है, स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है। और किससे आएगा, ये फूड से या कंटामिनेटेड वाटर से आएगा। इसमें होगा क्या 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 इसके सिम्टम रहेंगे, हाई फीवर रहेगा, 39 टू 40 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। ये सेल्सियस में दिया है। अगर इसको कंट्रोल, इसको जब आप करोगे तो ये 96 पॉइंट समथिंग होता हुआ 39 से 96 पॉइंट समथिंग, और ये 40 से, यानी कि 39 जो होता है सेल्सियस में और 96.5 या 4 के करीब जाएगा तो ये फ़ारेनहाइट में होगा। तो टेम्परेचर अगर 39 से बढ़ेगा तो वो हमें डिसीज़ की तरफ लेता हुआ जाएगा। तो ये चीज़ रहेगी। तो नेक्स्ट है इसमें होगा क्या, वीकनेस आएगी, स्टमक पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, हेडेक होगा और एपेटाइट की लॉस हो जाएगी, यानी भूख ना लगेगी अगर किसी को टाइफाइड हो गया है। ये चीज़ है जी यहाँ पर। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ बताया गया है कि टाइफाइड को टेस्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट करेंगे, विडाल टेस्ट करेंगे। इसमें एग्जाम्पल ये बताया गया है कि मैरी मेलन नाम की लेडी थी जिनका निक नेम पड़ा बाद में जाकर के टाइफाइड मैरी, क्योंकि ये कैरियर थी किसकी, टाइफाइड की कैरियर थी ये। और ये कैसे थी, ये एक कुक थी, प्रोफेशन इनका कुक, एक खाना बनाने वाली थी। और ये क्या करती थी, अब ये खाना बनाया तो ये कंटामिनेट कर देती थी उस खाने को, और खाना कंटामिनेट होता था तो वो दूसरों तक पहुंच जाता था। ठीक है, ये चीज़ यहाँ कंप्लीट होती है टाइफाइड। नेक्स्ट आता है बैक्टीरिया की बात। यह दिया है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या फिर हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये दो एग्जाम्पल हैं किस चीज़ के, ये निमोनिया करने के एग्जाम्पल हैं जी, निमोनिया कर देंगे। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो हमारी एल्वेलाई होती हैं लंग्स की, वो फिल्ड हो जाती हैं, उसमें कहीं ना कहीं लिक्विड फिल हो जाता है, जिस वजह से निमोनिया में हमें सांस लेने में बड़ी समस्या आती है, दिक्कत होने लगती है। क्या क्या इसके सिम्टम होंगे, सिम्टम उसके होंगे, निमोनिया इंक्लूड फीवर आएगा, चिल्स यानी ठंड पड़ेगी, कफ रहेगा और इसमें हेडेक रहेगा जी पर्सन को। ठीक है, चीज़ रहेंगे जी। अब इसमें एक चीज़ और भी है कि इसमें और एग्जाम्पल दिए हैं किस तरह से फैल रहा है। ए हेल्दी पर्सन एक्वायर द इन्फेक्शन बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स मतलब छोटी बूंदें जो होती हैं, या एरोसॉल रिलीज्ड बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन, और इवन शेयरिंग ग्लास यूटेंसिल्स मतलब बर्तन को शेयर करने पर ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। अगर इन्फेक्टेड पर्सन के साथ में कोई भी शेयर की इस तरह की चीज़ शेयर होती हैं तो वो हमको डिसीज़ कॉज हो सकती है। और भी हैं इसमें डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया, ये एग्जाम्पल हैं बैक्टीरियल के। इसमें अब और एग्जाम्पल किस चीज़ के हैं, वायरसेस के हैं। वायरसेस में आप जानते हैं राइनो वायरस क्या करेगा, हमको कॉमन कोल्ड कर देता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये नोज़ एंड रेस्पिरेटरी पासेस तक पहुंचता है लेकिन लंग्स तक ये नहीं पहुंचता। ठीक है, कोरोना वायरस में यही कमी है कि वो रेस्पिरेटरी या नोज़ के इन्फेक्शन तो करता इतना इम्पेक्ट करेगा, लेकिन साथ ही साथ वो लंग्स को भी इम्पेक्ट कर देता है, इसीलिए वो ज़्यादा सीवियर हो गया है इन कंपेरिजन ऑफ राइनो वायरस। और एक बात ध्यान रखना कि अगर सीधा बहुत ही सिंपल अगर ये कॉमन कोल्ड हो रहा है तो 3 से 7 दिन में ठीक भी हो जाएगा, बहुत ही कॉमन है, इसको कोई ज़्यादा इसमें इम्पैक्ट नहीं रहेगा। अब देखते हैं हम प्रोटोजोन जानते हैं क्या होते हैं प्रोटोजोन होते हैं यूनिसेल्युलर यूकैरियोट। इनको कहाँ रखा गया है, प्रोटोजोन्स में रखा गया है। जब हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं
9th में भी इसको पढ़ते हैं, 11th में भी इसको पढ़ते हैं। तो वहाँ पर प्रोटोजोन्स बताया गया है। प्रोटोजोन्स कौन है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है। तो एक हमें एग्जाम्पल यहाँ पढ़ने के लिए मिलेगा मलेरिया का। मलेरिया का एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे। मलेरिया का जो पैथोजन है उसका नाम है प्लाज्मोडियम। जीनस है इसकी, स्पीसीज इसकी वाइवेक्स है, मलेरिया है और फैल्सीपेरम है। सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ देखने के लिए मिलेगा वो वाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम अगर या तो होता नहीं है और हो जाए तो बहुत ही मैलिग्नेंट होता, मतलब डिसीज़ तक इससे पर्सन मर भी सकता है। तो यहाँ यही बताया गया कि मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ठीक है, चलिए होता क्या है मैं इसको डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद है इसमें सब यहाँ पर यही चीज़ें दी गई हैं, तो मैं इसको ना बता करके मैं इससे चलूँगा जल्दी से ताकि कंप्लीट हो। देखिए ये आप समझिए, यहाँ पर पहले इस चीज़ को समझिए कि ये क्या है। ये है पहले आप थोड़ा सा इसको समझ लीजिए कि मलेरिया डिसीज़ का नाम हो गया। इसके कैरियर है फीमेल एनाफ्लीज, मॉस्किटो फीमेल एनाफ्लीज, ये इसका वेक्टर हो जाएगा जी। ठीक है, इसको ले जाने वाला। अब इस फीमेल एनाफ्लीज के अंदर मिलता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये ध्यान रखना आपको। मच्छर के अंदर कौन मिलेगा? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की जो लाइफ साइकिल है वो 2 जगह कंप्लीट होती है, ह्यूमन के अंदर और कुछ उसमें टाइम चलेगा वो होगा मच्छर के अंदर, यानी फीमेल एनाफ्लीज के अंदर। फीमेल एनाफ्लीज की जो गट होती है, गट में जो सलेवरी ग्लैंड्स होंगी वहाँ पर ये डेवलप करेगा स्पोरोजोइट कंडीशन। पहले इसको समझ लीजिए, फिर स्पोरोजोइट कंडीशन को मैं बताऊंगा कैसे घूमती हुई इधर से स्पोरोजोइट कंडीशन बनेगी। तो स्पोरोजोइट कंडीशन जो होगी वो सलेवरी ग्लैंड्स में होगी। जैसे ही मच्छर हमको अपनी प्रोबेसिस से इसकी जो वायर लाइक स्ट्रक्चर होता है, एंटीना लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम प्रोबेसिस कहते हैं। प्रोबेसिस से जैसे ही हमारी स्किन के अंदर इसको एंटर करता है, ये इसके साथ में सलाइवा के साथ साथ कुछ स्पोरोजोइट, जो मलेरिया की जो कंडीशन है, मलेरिया की जो स्टेज है स्पोरोजोइट स्टेज, उसको हमारे अंदर इंसर्ट करा देता है। देखिए अब ये इंसर्ट हो गए। अब ये इंसर्ट होकर के ये आ जाएंगे हमारे लीवर में। लीवर में पहुँचेंगे तो पैरासाइट यानी स्पोरोजोइट जो होगा हमारा मलेरिया का, वो लीवर में पहुंचेगा और लीवर में किसके थ्रू पहुंचेगा? ब्लड के थ्रू पहुंचेगा। अब ये देखिए क्या कर रहा है, लीवर की जो सेल्स हैं उनके अंदर जाएगा, वहाँ डेवलप करेगा और डेवलप करके लीवर की सेल्स को रैप्चर कर देगा। यहाँ से ये रैप्चर करने के बाद में आगे चलेगा और आगे चल करके ये पहुँचेगा कहाँ? आरबीसी के पास, यानी आरबीसी रेड ब्लड सेल्स के पास पहुँचेगा और रेड ब्लड सेल्स में पहुँच करके ये अपने आप को फिर से डेवलप करेगा, फिर से ये अपने नंबर बढ़ाएगा, बढ़ा करके इसको भी क्या कर देगा, एक आरबीसी को रैप्चर कर देगा, आरबीसी को ख़त्म कर देगा। आप ध्यान रखिए कि अगर किसी को मलेरिया हुआ है तो उसमें हीमोग्लोबिन की जो काउंट होगी, हीमोग्लोबिन का जो क्वांटिटी होगी वो गिरनी शुरू हो जाएगी, कम होनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें जो आरबीसी के जो नंबर होते हैं वो घटने शुरू हो जाते हैं और आरबीसी के अंदर ही हीमोग्लोबिन मिलेगा, सीधी बात है। तो जब आरबीसी फट रही हैं, आरबीसी ख़राब हो रही हैं, रैप्चर हो रही हैं डेली बेसिस पर, तो क्या होगा कि हीमोग्लोबिन ख़त्म होता चला जाएगा। ये चीज़ है। दूसरी चीज़, जब ये आरबीसी रैप्चर होती हैं तो एक सब्सटेंस रिलीज होता है जिसका नाम है होमोजिन। देखिए मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, पहले यहाँ पर एक नाम दिया गया, पहले इसको देख लीजिए। हाँ देखिए ये रहा हीमोजोइन। ये हीमोजोइन का है, जैसे ही आरबीसी एसोसिएट होंगी, रैप्चर ऑफ आरबीसी इज एसोसिएटेड विद द रिलीज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस जिसका नाम क्या है? होमोजिन। और ये होमोजिन ही क्या हमारे हीमोजिन ही क्या करेगा? हमें चिल यानी ठंड लगाएगा। ये ध्यान रखने की बात है। तो ध्यान रखिए कि अगर मलेरिया है और मलेरिया में हमें ठंड लग रही है तो वो ठंड इसलिए लग रही है क्योंकि आरबीसी रैप्चर हो रही है हमारी, और जब आरबीसी रैप्चर हो रही है तो उसके साथ में एक सब्सटेंस निकल रहा है जिसका नाम क्या है? स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, हाँ, हेमोजोइन। तो ये चीज़ रहेगी, इसको ध्यान रखना है, होमोजोइन निकलेगा। अब जैसे ही ये रिलीज़ हो जाएंगे, यहाँ से रिलीज़ हो जाएंगे तो रिलीज़ होकर के ये होंगे गैमीट्स,
और गैमीट बनेंगे मेल और फीमेल गैमीट। और मेल और फीमेल गैमीट जो होंगे, अब इस पर्सन को, यानी ये जो पर्सन है इसको मलेरिया है। अब इस मलेरिया वाले पर्सन को, इन्फेक्टेड पर्सन को, जब दोबारा से फीमेल एनाफ्लीज इसको बाइट करेगी, तो जब ये इससे ब्लड सक कर रही होगी फीमेल एनाफ्लीज, तो ये गैमीट्स इसके अंदर एंटर कर जाएंगे, फीमेल एनाफ्लीज के अंदर। और फीमेल एनाफ्लीज के अंदर जब एंटर कर जाएंगे तो जो मेल और फीमेल गैमीट हैं वो हो जाएंगे फ्यूज़ फीमेल एनाफ्लीज के गट में, यानी कि गट में पहुंच करके ये होगा फर्टिलाइजेशन, और यहाँ हो जाएगा जी डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा किसका, स्पोरोजोइट कंडीशन का, यानी कि मलेरिया का जो पैरासाइट है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स वो यहाँ पर फर्टिलाइज कर जाएगा। और फर्टिलाइज करने के बाद में इस मलेरिया कैरियर यानी फीमेल एनाफ्लीज के सलाइवरी ग्लैंड में जा कर के ये डेवलप हो जाएगा किसमें, स्पोरोजोइट कंडीशन में। और ये स्पोरोजोइट कंडीशन जो होती है यही है इन्फेक्शियस कंडीशन मलेरिया की। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इसको जल्दी जल्दी, बस छोटे छोटे से और डायग्राम है, मैं इनको बता देता हूँ। एंटामीबा हिस्टोलिटिका है, नेक्स्ट प्रोटोजोन है। ये प्रोटोजोन हमें डिसीज करेगा अमीबोसिस, इसका दूसरा नाम है अमीबोइक डिसेंट्री भी कहते हैं इसको। ये हमारे लिए क्या करेगा, अगर हमें ये हो जाए तो इसके सिम्टम है कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन होगा, क्रैम्प आएंगे, और स्टूल जो होगा वो एक्सेसिव म्यूकस के साथ रिलीज होगा या फिर ब्लड क्लॉट इसमें रिलीज होगा, ये चीज़ रहेगी। देखिए अब ये अमीबोसिस के बारे में इतना ही आप याद रखिए बस। फिर है एस्केरिस, एस्केरिस से हमें होगी एस्केरिसिस, और ये कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा हमें इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, इंटेस्टाइन में मिलेगा। अगर ये हो गया, अगर ये हमें डिसीज़ हो गई तो हमारे लिए ये ब्लीडिंग करेगी, मस्कुलर इंटरनल ब्लीडिंग होगी, मस्कुलर पेन होगा, फीवर होगी और एनीमिया होगा हमें अगर ये डिसीज़ होती है तो। नेक्स्ट है वुचेरिया। वुचेरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्रोनिक इन्फ्लामेशन कर देता है। क्रोनिक इन्फ्लामेशन का मतलब है बहुत ज़्यादा सूजन हो जाना किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन की तरफ, जिसमें क्या होगा, हमारे जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसमें ये इम्पेक्ट करेगा, और कौन से, लोअर लिम्स में, लोअर लिम्स यानी पैरों में। ठीक है, इस डिसीज़ को, इसको हम कहते हैं एलिफेंटेसिस अगर ये हो जाती है, या फिर इसका नाम है फिलेराइसिस, ये भी इसका नाम है। और अगर ये डिसीज़ होती है तो इसमें जेनेटल ऑर्गन भी अफेक्ट होते हैं। बस इतना याद रखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं रखना। वुचेरिया को याद रखेंगे, ये क्रोनिक इन्फ्लामेशन कर देते हैं, इसकी डिसीज़ का नाम है एलिफेंटेसिस। इसमें जो इफ़ेक्ट होती हैं वो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, खास करके लोअर लिम्स के, ये चीज़ रखेंगे। नेक्स्ट है हम पढ़ेंगे माइकोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन या फिर एपिडर्मोफाइटोन, ये नाम हैं, जेनरा हैं, ये फंजाई है, ये एक्चुअल में फंजाई के जीनसीज हैं जो कि हमें क्या कर देंगे, रिंगवॉर्म यानी कि ये डिसीज़ हैं खाज खुजली वाली, यानी कि दाद हो जाना, खुजली हो जानी, ये सब चीज़ें यहाँ दिखाई देंगी। इसके सिम्टम कैसे होंगे, ये ड्राई स्केली लेसन्स बनाएंगे वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी में, स्किन पर, नेल्स पर। ठीक है, स्केपल आर द मेन सिम्टम्स ऑफ द डिसीज़। उम्मीद है ये बहुत ही सिंपल सी बात है। इसमें जो ख़ास बात है मैंने आपको बता दी वो मलेरिया की है, बाकी इसमें इतना कोई ख़ास नहीं आएगा। इनके नाम ध्यान रखिए, कौन कौन सी फंजाई हैं जो डिसीज़ कर रही हैं, कौन से वुचेरिया है ये क्या कर रहा है हमको, ये चीज़ें हैं यहाँ पर। ठीक है, एक बार इसको रीड कीजिए, कोई चीज़ समझ में ना आए तो बताइए। आगे चैप्टर में, आगे टॉपिक पर हम पढ़ेंगे क्या भला, इम्यूनिटी। हम कोशिश करेंगे कि इम्यूनिटी को करें हम। एक चीज़ और यहाँ देख लेते हैं जो यहाँ लास्ट में हमें बताया गया है, इसको देखिए। डिसीज़ सच एज मलेरिया फिलेराइसिस ट्रांसमिटेड थ्रू इंसेक्ट वेक्टर। इंसेक्ट जो हमें इंसेक्ट के थ्रू, इंसेक्ट से हमें जो डिसीज़ करें उनको इंसेक्ट वेक्टर कहेंगे। ठीक है, अगर कोई वाटर के थ्रू हो रही हैं तो वाटर बोर्न कहलाएंगी, अगर वो वेक्टर से हो रही हैं जैसे कि मलेरिया और वुचेरिया में फैला रहे थे, फिलेराइसिस हो रही थी हमको, तो ये वेक्टर बोर्न कहलाएंगे। जैसे कि एडीज़ और एडीज़ मॉस्किटो क्या कर रहा है हमको, डेंगू ला रहा, हमारे चिकनगुनिया ला रहा हमें,
ये चीज़ रहेंगी। वाटर बोर्न कहलाती हैं, एयर बोर्न कहलाती हैं डिसीजेज़, जो जिससे फैलेंगी उसी का उसमें नाम लगाएंगे। ये चीज़ है, ध्यान रखिए। एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पर एक और दिया गया कि अगर मलेरिया मतलब मॉस्किटो अगर हमें बचना है तो बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमें जैसे मलेरिया फैल रहा, तो मलेरिया फैलने का सबसे बड़ा रीज़न है स्टेगनेशन ऑफ वाटर। अगर हम पानी इकट्ठा ही ना होने दें तो बहुत बढ़िया रहेगा। और इसके लिए और भी चीज़ें लगाई गई हैं, नेट लगाए जा सकते हैं, या एक फ़िश है जिसका नाम क्या है, गम्बूसिया पॉन्ड में अगर हम इसे डाल दें तो मॉस्किटो के लार्वास को खा जाती हैं और इससे बचा जा सकता है डिसीज़ फैलने से। तो ये सारी चीज़ें हैं। उम्मीद है ये चीज़ें चैप्टर ये आपको लेक्चर पसंद आएगा, और बहुत बहुत शुक्रिया आपको इस वीडियो को देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इम्यूनिटी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।